Hello students, today we will start from Coulomb's law, which is also known as electrostatic force. आपने 11th क्लास में 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस स्टडी किए हैं. उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में फर्स्ट वन वाज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वन वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, third one was weak nuclear force and fourth one was strong nuclear force. ये 4 फोर्सेस आपने स्टडी किए थे 11th क्लास में, जो कि फंडामेंटल हैं फोर्सेस. फंडामेंटल फोर्सेस मींस बेसिक इन नेचर, जिनसे हमारी नेचर बनी है. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस की कैटेगरी में आता है. और आपने ये भी पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. सेम वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू हैवी बॉडीज which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कुछ ऐसा ही है. इसकी स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं पहले. इट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. इसका जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. और ये जो फोर्स लगता है वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है. और ये जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. तो सेम है, बस यहाँ पर हम चार्जेस की बात नहीं कर रहे, मास की बात कर रहे थे. और इसमें हम बॉडी की कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? चार्ज की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम जो फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी r स्क्वायर. तो इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लिया, इसे सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. तो हमने ये 2 बॉडीज अज्यूम की है, A एंड B. A पर कितना चार्ज है? Q1, B पर Q2, एंड दे आर सेपरेटेड विद द डिस्टेंस ऑफ r. और ये जो हमने डिस्टेंस लिया है वो हमने इन दोनों के सेंटर्स में से अज्यूम किया है, बिकॉज दे आर सेंट्रल फोर्सेस. ये कौन से फोर्सेस है? सेंट्रल. ये हमेशा सेंटर की तरफ किसी को अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की क्या करते हैं? कोशिश. इन दोनों में एक डिफरेंस बस ये है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स वाज ऑलवेज अट्रैक्टिव. अर्थ हमें हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने स्टेटमेंट में भी पढ़ा, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और साथ के साथ रिपल्सिव भी हो सकता है. दोनों में से कोई भी उसमें चेंज आ सकता है. ठीक है. तो अट्रैक्टिव कब होगा? आपने चार्जेस की प्रॉपर्टी में पढ़ा है. अगर ये दोनों चार्जेस सेम होंगे, सेम नहीं सेम साइन के होंगे. पॉजिटिव चार्जेस आपको पता है क्या करते हैं? रिपेल. या नेगेटिव चार्जेस, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल. मींस इस टाइम पे जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? रिपल्सिव. बट अगर आपके चार्जेस अपोजिट होते हैं, सपोज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, देन द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव. तो ये हमें फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है वो है स्मॉल k, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. तो ये सब तो आपका 11th क्लास से कुछ रिलेटेड था, तो आपको समझ में आ गया होगा. और इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से डिटेल में समझना है आपने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है क्या. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट द मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस, and the second one is the system of units in which various quantities are measured.
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ये दो वैल्यूज पर डिपेंड करता है। एक तो है कि आप दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या रखते हो। मीडियम मीन्स इनके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में एयर है या कोई कंडक्टिंग मीडियम है या कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, वाटर, डायमंड, कुछ भी आप कंसीडर करते हो। और सेकंड है द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच वेरियस क्वांटिटीज आर मेजर्ड, और कौन से सिस्टम में आप इसे मेजर कर रहे हो। तो उसको समझने के लिए हम फर्स्ट जो लेते हैं इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम अभी हम किसके लिए ले रहे हैं, फॉर फ्री स्पेस, एयर एंड वैक्यूम। तो फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम के लिए जो k है ये किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने आप में, ये जो कांस्टेंट है अपने आप में ही एक और कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है। k भी एक कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसकी एक वैल्यू होगी फिक्स, जो कि आपको लर्न करनी है। क्या होती है इसकी वैल्यू, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और k जिसके इक्वल है एक और कांस्टेंट जो अभी हमने पढ़ा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी भी अपनी एक वैल्यू है जो आपको लर्न करनी है, 8.85 इंटू 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब ये k की वैल्यू, k तो हमें समझ में आ गया, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद आया। लेकिन हम इस एप्सिलॉन नॉट के कैसे ये इक्वल आया उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक केस लेते हैं। सपोज आप कोर्ट गए और कोर्ट में आपने एक फाइल पास करवानी है, साइन करवाना है फाइल पे, और उसके लिए आप एक एजेंट के पास गए। सपोज आपकी जो फाइल है, इन्वेस्टमेंट फाइल जो है, उसमें आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वो एजेंट बोलता है कि आप उससे उसका 10% दो तो वो फाइल आगे पास करेगा, उस पर साइन करेगा या जो भी आगे पास करेगा। तो 1 करोड़ का 10%, 10 लाख आपको उसे देना पड़ेगा, तभी वो फाइल साइन करवाएगा। वहीं वो दूसरे एजेंट पास जाता है, वो कहता है आप मुझे इसका 5% दे दोगे तो भी मैं काम करवा दूंगा। तो 5% मतलब 5 लाख। अगर वो पहले एजेंट से ही काम करवाता, 10% दे देता उसे, यानी 10 लाख दे देता, तो उसके पास कितने बचते अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, 90 लाख। और अगर वो सेकंड वाले एजेंट से करवाता, यानी जो 5 लाख कमीशन ले रहा था, तो उसके पास कितने बचते अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, 95 लाख रुपीस। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर कोई हमसे ज्यादा पैसे ले रहा है, ज्यादा कमीशन ले रहा है परमिशन देने के लिए हमें कोई, तो हमारे पास फोर्स क्या बचेगा, कम बचेगा, हमारे पास वैल्यू कम रह गई लगाने के लिए। और वहीं अगर हमसे कोई पैसे कम ले रहा है तो हमारे पास फोर्स क्या बचेगा, ज्यादा, वैल्यू क्या बच रही है हमारे पास, ज्यादा, 95 लाख बच रही है। तो हम इन्वेस्टमेंट अपनी क्या कर सकते हैं, ज्यादा लगा सकते हैं, 95 लाख। तो यहां से आप समझ गए कि k और एप्सिलॉन नॉट दोनों एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली। जितना ज्यादा आपकी ये परमिटिविटी, परमिटिविटी में ही इसका मतलब छुपा हुआ है परमिशन, जितने आपको परमिशन लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे उतना ही आपके पास फोर्स क्या बचेगा, कम। और अगर आपको परमिशन लेने के लिए पैसे कम देने पड़ेंगे तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। तो इनके बीच का जो मीडियम है वो इन्हें कितनी परमिशन दे रहा है इस चार्ज को कि ये इधर फोर्स लगा सके, उसे ही हम उसकी क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और अगर ये परमिशन ज्यादा मांगेगा, मीन ज्यादा पैसे मांगेगा परमिशन के लिए, तो फोर्स कम लगेगा, और कम मांगेगा तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये 4 पाई कहां से आया, एप्सिलॉन नॉट और k की रिलेशन हम समझ चुके हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 4 पाई क्या है, हमने स्टार्टिंग में समझा था, हमने चार्ज को क्या अज्यूम किया था, पॉइंट चार्ज। और जब हम पॉइंट को एक बहुत बड़े स्केल पर देखते हैं तो ये कौन सी शेप ले लेता है, स्फेरिकल।
और स्फेयर के लिए जो टोटल सॉलिड एंगल होता है ये कितने का होता है, 4 पाई का। तो उस एंगल के भी ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास k की ये वैल्यू आ गई। अब कोई डाउट नहीं, यहाँ तक आपको लर्न करना है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन टू बॉडीज विच आर हैविंग चार्ज, और अगर ये फोर्स दोनों पे चार्ज सेम होता है तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, और अगर दोनों पे चार्ज अपोजिट होता है तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। और फॉर्मूला बन गया इसका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो K कांस्टेंट, और K कांस्टेंट अपने आप में भी एक कांस्टेंट के इक्वल है जो कि इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इस टर्म को यूज करते हैं तो F नोट फोर्स का फॉर्मूला हमारा ये आ चुका था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम K की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स। और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट हमारा रह गया इन एसआई सिस्टम फॉर ए गिवन मीडियम। वो इन तीनों के अलावा फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम के अलावा कोई भी और मीडियम हो, कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक, कोई भी मीडियम हो, तो उसके लिए जो K है वो किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ एप्सिलॉन नोट था और यहाँ क्या हो गया, एप्सिलॉन। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए गिवन मीडियम। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट को थोड़ा चेंज कर दिया एप्सिलॉन से, ये एक मीडियम के लिए हो जाएगी परमिटिविटी। मीडियम कितनी परमिशन देता है फोर्स लगाने के लिए, उसे हम बोल देंगे एप्सिलॉन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो गया। अभी इसकी यूनिट्स एंड डायमेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।